नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। तवांग के मुद्दे पर आज भी हंगामे के आसार थे और कुछ वैसा ही इस वक्त लोकसभा में होता हुआ भी नजर आ रहा है। कई विपक्षी दलों ने स्थगन का नोटिस दिया था, लेकिन इस बीच संसद में 2011 को लेकर सेंसस है, बहस। उसके अनुसार टोटल अर्बन हाउसलेस पॉपुलेशन देश में 9,38,348 थी। ये अर्बन पॉपुलेशन, अगर इसमें आप ग्रामीण जनसंख्या को भी जोड़ लें जो हाउसलेस, तो ज्यादा होगी। अब हम अपनी तरफ से स्टेट्स को कहते हैं कि उसके पीरियोडिक 2-3 साल बाद इनको सर्वे करें, कितनी हाउसलेस पॉपुलेशन है, जो जैसे माननीय ऑनरेबल मेंबर बता रहे थे फुटपाथ्स पे, या हाउसलेस होमलेस की परिभाषा जो है वो ऑलरेडी है। 2001 के सेंसस में ये परिभाषा बताई गई थी। हाउसलेस हाउसहोल्ड। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि तवांग के मुद्दे पर चर्चा को लेकर कई दलों ने नोटिस दिया था। इस वक्त लोकसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष लगातार इस बात पर अड़ा हुआ है कि वक्त इतना क्यों लगा, 9 तारीख की घटना, जवाब देने में देरी क्यों हुई। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि स्पष्ट करना चाहिए। गलवान वाली उदाहरण गलवान का देते हुए भी विपक्ष कह रहा है कि उस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, सबके साथ मुलाकात करके ये बताया गया कि स्थिति वहां पर क्या है। लेकिन इस केस में ना तो सदन में चर्चा हुई, ना विपक्ष के दलों के बैठकर उनके साथ चर्चा हुई, जिस पर विपक्ष सीधे तौर पर यह कह रहा है कि जवाब देने से भाग रही है सरकार। 1788 शेल्टर्स जो फंक्शनल है, स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी तरफ से 2400। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां पर जहरीली शराब से मौत का मामला और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर नीतीश कुमार बोले हैं कि लोग खुद जागरूक बने। नीतीश कुमार ने कहा कि मृतकों को मुआवजा नहीं दिया जाए। प्रश्नकाल में आप सहयोग करें, आप सहयोग करें, आसन ग्रहण करें। तो अभी तक आंकड़ा 31 का हो चुका है जहरीली शराब से मौत का। हालांकि बिहार विधानसभा की तस्वीर, जहां पर नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। 22-23 अंतर्गत गेहूं फसल के बीज हेतु किसानों से आवेदन प्राप्त करने के लिए विभागीय उठाने के लिए सभी जिला के लिए करेगा। सभी जिलों के लक्ष्य के अनुरूप आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। नालंदा एवं औरंगाबाद जिले के कम आवेदन प्राप्त होने के कारण जिला कृषि पदाधिकारी औरंगाबाद एवं नालंदा के अनुरोध पर उक्त दोनों जिलों के लिए गेहूं बीज का आवेदन पुनः ऑनलाइन पोर्टल पे उत्तर हमने दे दिया है। कोई पूरक है तो पूछ सकते हैं। माननीय विधायक, ऑनलाइन आपको जो है जवाब दे दिया गया है सर। उसी के आलोक में आप पूछिए समझ में। सर मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि जितनी बिहार को जरूरत थी उसमें कभी 60%, कभी 70% केंद्र से यूरिया और दूसरे उर्वरक की सप्लाई हुई है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो सप्लाई केंद्र से कम हुई, क्या यूरिया, डीएपी, पोटास की सप्लाई का कोई दूसरा रास्ता भी है कि उस कमी को पूरा नहीं करने के नतीजे में किसानों का जो नुकसान हुआ है, उत्पादन में जो कमी हो गया है बिहार में शराबबंदी, इसको बंद सोच लीजिए, जरा हालत समझ लीजिए कितना गंदा। तो जबरदस्त हंगामा विधानसभा में हुआ, सरकार ने इससे पल्ला झाड़ लिया। तेजस्वी यादव यहां तक कहते नजर आए। देखिए, एक बात हम कह रहे हैं कि हम लोग तो प्रारंभ से कह रहे हैं कि देखिए, शराबबंदी का कानून लागू किया गया, इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है और हर बार हम लोगों ने सब लोगों को जानकारी दी। बापू ने क्या कहा है, और उसके बाद आप जानते ही हैं जो रिसर्च आया था पूरे दुनिया का, तो उसको भी सबके घर पर हमने भेज दिया है कि शराब कितनी बुरी चीज है, कितने लोगों की मौत होती है। और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य, एक मिनट जान लीजिए, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी।
और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया, तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराबबंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तब कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। कृषि विभाग सर हमने दे दिया, कोई पूरक है तो पूछ सकते हैं। माननीय विधायक ऑनलाइन आपको जो है जवाब दे दी। तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, देखिए, ये कहना कहाँ तक उचित है कि जो शराब पिएगा वो मर जाएगा? किसी तरह की जिम्मेदारी तो नीतीश सरकार लेगी ना। जहरीली शराब बिक रही है तभी तो लोग पी रहे हैं और मर रहे हैं इस तरह से। देखिए, ये तो एक तरह से पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई सरकार की तरफ से। जैसे बसों में, ट्रेनों में लिखा रहता है कि अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, उसी प्रकार से ये कुछ लगता है। लेकिन सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की गई कि शराबबंदी कानून को कड़ाई से बिहार में लागू किया जाए। इसके लिए जल, थल, वायु सब तरीके से का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, मोटर बोट का इस्तेमाल किया गया, पूरी पुलिस फोर्स लगा दी गई, उत्पाद विभाग की अलग एक पुलिस व्यवस्था बनाई गई। इन तमाम कोशिशों के बावजूद लगातार शराब की तस्करी जारी रही, शराब बनाने का काम चलता रहा, और जिसकी वजह से नतीजा ये हुआ कि आज इतने ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये हम कह सकते हैं कि अब तक की सबसे बड़ी ये जहरीली शराब कांड में जो लोगों की मौत हुई है, इसको लेकर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा चल रहा है। वेल में खड़ी है बीजेपी के पूरे विधायक वेल में खड़े होकर नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, नीतीश कुमार शर्म करो के नारे लगा रहे हैं, नीतीश कुमार भी बैठे हुए हैं। तो ये बीजेपी का कहना है कि वो सदन चलने नहीं देंगे। और कल जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा था कि बीजेपी के विधायकों को जिस तरीके से उन्होंने डांटा और जिस तरह से उनका आचरण था, उसको लेकर माफी मांगने की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति ये है कि शराबबंदी कानून लागू तो है बिहार में, लेकिन पूरी तरीके से ये सफल नहीं है, और जिसका नतीजा ये है कि सारी व्यवस्थाओं पर इसका असर पड़ रहा है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। छपरा में जहरीली शराब से मौत का जो आंकड़ा है वो 31 तक जा पहुंचा है, और आज भी विपक्ष सरकार को घेरेगी ऐसी संभावना दिख रही थी। अभी फिलहाल हंगामे के आसार जैसे दिख रहे थे वैसा होता हुआ भी नजर आया। जहरीली शराब से मौत पर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा देखा जा रहा है। सरकार के बयान जो आ रहे हैं उसको लेकर भी बीजेपी निशाने पर ले रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि जब शराब पीजिएगा तो मौत होगी। नीतीश सरकार की तरफ से मुआवजा न देने का ऐलान भी किया गया है। दुर्भाग्य है इस राज्य का, बिहार का, जिस बिहार में जब से ये शराब नीति चला है कई हजार लोग मर गए, और ज्यादातर लोग गरीब गुरबा मरे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा भी उनकी संवेदना नहीं जगता, और जब सदन में कोई उठाता तो उससे इस ढंग का व्यवहार करते कि जो लोग, राज्य की जनता कभी मुख्यमंत्री से ये उम्मीद नहीं करता। और मैं तो कल भी कहा कि शराब भगवान की तरह हो गया है। भगवान हर जगह होते लेकिन दिखते नहीं। शराब नीतीश कुमार को दिखता नहीं, लेकिन शराब हर जगह मौजूद है। बड़ी खबर बिहार से ही, जहां पर जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। अब 38 लोगों की इस पूरे मामले में जान चली गई है। इस ओर विधानसभा बिहार की शोर शराबे में मांगा जा रहा है जवाब नीतीश सरकार से। नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है, हंगामा
इस वक्त बिहार विधानसभा में चल रहा है 38 लोगों की मौत का मामला। जाहिर तौर पर विपक्ष ये सवाल कर रहा है कि आखिरकार नीतीश सरकार अपनी विफलता क्यों नहीं मान रही है। क्यों नहीं नीतीश सरकार ये कहती कि जहरीली शराब को कंट्रोल में करना चाहिए था और ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। तवांग वो इलाका है जहां इस वक्त खून जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। इसी इलाके में आज तक संवाददाता श्वेता सिंह मौजूद हैं। 1 और 11 में अब आपको दिखाते हैं तवांग की ग्राउंड रिपोर्ट। तवांग की इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखकर आप समझ जाएंगे कि इन इलाकों में सरहद की रक्षा करना कितना मुश्किल काम है। पानी पर चलना चमत्कार माना जाता है, लेकिन इस समय मैं पानी पर चल रही हूं। ये तवांग का वो इलाका है जहां चीन साजिश की ऐसी बर्फ जमाने में लगा है जिसे तोड़ना बेहद जरूरी हो गया है। हमारी सेना ने एक बार फिर चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया है, एक बार फिर चीन के इरादों में पलीता लगा दिया है। लेकिन इस इलाके में जिंदगी कितनी मुश्किलों भरी है, इसका एहसास आपको आज तक संवाददाता श्वेता सिंह की इस ग्राउंड रिपोर्ट से होगा। ये एक जमी हुई झील है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगी हुई परिस्थितियों को बयां करती है, जो बताती है कि पानी के बड़े से बड़े क्षेत्र भी, बहते हुए झरने, सब कुछ इस ठंड में जम जा रहा है। वाकई ऐसी ठंड है कि आपकी रगों में दौड़ता हुआ खून जम जाए। लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई को टच करते हुए जो इलाके होते हैं वहां पर इस तरह की ठंड जब आ जाती है तो और परेशानियां बढ़ जाती हैं। लेकिन ये जो इलाका है, यहाँ पर चीन के मूवमेंट को देखते हुए भारतीय सेना अपनी सतर्कता को चरम पर रखती है। ऐसे ही विषम हालात में हमारे जवान तवांग सेक्टर में सरहद की पहरेदारी करते हैं और ऐसे ही मुश्किल हालात को आड़ बनाकर चीन हमारी सीमा में दाखिल होने की साजिश करता रहता है। लेकिन हिंदुस्तान ने अब जवानों की मुश्किलें आसान करने की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। सेना को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। LAC पर भारतीय सेना ने M777 अल्ट्रालाइट होवित्जर तोप तैनात कर दिया है। चीनी ड्रोन पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और उस सुरंग को तेजी से तैयार किया जा रहा है जो गेम चेंजर साबित होने वाला है। टनल से हम बाहर की ओर निकल रहे हैं। अभी गाड़ियां नहीं निकल रही हैं, पर पैदल मैं ये सफर पूरा कर पा रही हूं, आपको ये दिखाने के लिए कि कितना फायदा इससे जुड़ा हुआ है। ठंड के मौसम में इस रास्ते पर रोजाना 200 लोग 6 घंटे दिन में और रात के समय किसी भी इमरजेंसी में 4 से 5 घंटे लगते हैं। कितने मैन आवर्स आप उसे गिन लीजिए। ऐसे इलाके में जहां पर एक एक व्यक्ति का एक एक मिनट महत्वपूर्ण है, वहां पर 1 घंटे का समय अगर ये बचा देगा टनल, इसका निर्माण, तो उसकी भूमिका कितनी अहम हो जाती है। लगभग जून तक अगले साल ये पूर्ण हो जाएगा टनल और सामरिक दृष्टि से एक ऐसी ताकत हमें देगा जो दुश्मनों के माथे पर शिकन का सबसे बड़ा कारण है। ये टनल NH-12 के सेला दर्रे पर बनाई जा रही है। इसके बनने के बाद तवांग तक रसद और हथियार ले जाना बेहद आसान हो जाएगा। सेला दर्रे पर बनाई जा रही इस टनल के जरिए तवांग के रास्ते बुमला दर्रा तक पहुंचा जा सकेगा, जिससे हिंदुस्तानी सेना की पहुंच तिब्बत तक हो जाएगी। अब देखिए, मुख्य टनल का इलाका आप वहां देख रहे हैं और मुख्य टनल के समानांतर एक एस्केप टनल रहता है, यानी कि अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है तो वहां से लोगों को निकाला जा सके, उसका भी काम समानांतर इसके पूर्ण हो जाना चाहिए। और यहाँ पर मुख्य टनल के साथ साथ आप यहाँ पर ही देख सकते हैं कि किस तरीके से एस्केप टनल भी हो जाएगा। 2023 की शुरुआत में बताया गया, लेकिन एक मोटे तौर पर जो आकलन यहाँ पर करते हैं उसके हिसाब से बताते हैं कि जून के महीने तक यहाँ का काम पूरा हो जाएगा, ताकि जो अगली ठंड का मौसम आए उस समय जो कठिनाई है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। आपने अभी भी जिस सेला सुरंग पर रिपोर्ट देखी, उसकी भी अपनी एक कहानी है। आखिर क्यों इस सुरंग का नाम सेला सुरंग पड़ा, ये बता रही हैं श्वेता। ये 100 मीटर की ऊंचाई से जो ये झरना नीचे की तरफ गिर रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना माना जाता है। ये
जंग वाटरफॉल कहते हैं इस इलाके के नाम की वजह से, और इसे नूरानांग वाटरफॉल भी कहते हैं। अब यहां पर होती है वो दिलचस्प कहानी। दो बहनें थी, नूरा और सेला। यहां पर आप ये वाटरफॉल देखेंगे नूरा के नाम पर, और पास में आप देखेंगे सेला पास के नाम पर वो जगह जो सेला के नाम पर पड़ी। भारतीय सेना जब 1962 में जंग लड़ रही थी, एक दफा ऐसा हुआ था कि पूरी पलटन साफ हो गई थी, एक सैनिक बचे थे, और उनको किस तरीके से इन दोनों बहनों ने मदद की थी, इसीलिए उनको सम्मान के तौर पर इन जगहों के नाम उन दोनों बहनों के नाम पर पड़ रहे हैं। अब जब आप देश के प्रति वफादारी की वो खुशबू कहते हैं ना, तो आपको यहां पर इस झरने के साथ खड़े हुए उसका एहसास भी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के लोग जिस तरीके से 1962 के समय भी सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रहे थे, वो चीज चीन को कभी अच्छी नहीं लगी, कभी हजम नहीं हुई। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी ओर से पहल की है। बुधवार को दिल्ली में संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों की अहम बैठक हुई। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में दिसंबर की सर्दी में महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच गरमाए सीमा विवाद को सुलझाने की गृह मंत्री अमित शाह ने कोशिश की। दोनों राज्य के मुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे और बसवराज बोम्मई ने अपना पक्ष गृह मंत्री के सामने रखा। शाह ने भी अपना फैसला सुना दिया, जिसके लिए दोनों बीजेपी शासित राज्य तैयार हो गए। सबसे पहले जब तक सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में निर्णय नहीं आता, कोई भी राज्य इसके बारे में एक दूसरे राज्य पर क्लेम या तो डिमांड जनरेट नहीं करेगा। दूसरा, दोनों राज्यों के मिलाकर दोनों ओर से 6 मंत्री बैठेंगे और इस पर डिटेल नीचे तक पर्कोलेशन किस प्रकार से हो। पिछले दिनों कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के बीच बसों और ट्रकों की आवाजाही रुक गई थी, क्योंकि कर्नाटक में महाराष्ट्र के ट्रकों पर पत्थर फेंके गए, तो जवाब में महाराष्ट्र में कर्नाटक की बसों पर कालिख पोत दी गई। वैसे तो सीमा विवाद दशकों पुराना है, पर कुछ दिन पहले ये चर्चा चल निकली कि कर्नाटक के सीएम ने महाराष्ट्र सीमा से लगे इलाकों पर अपना दावा ठोक दिया है। कर्नाटक में विपक्ष ने आरोप लगाए कि बोम्बई चुनावी फायदे के लिए सीमा विवाद को भड़का रहे हैं। बोम्बई से मीटिंग में इस बारे में सवाल किया गया। एक ट्विटर का जब भी हम लोगों ने पूछा कि आपके जो बयान, आपके स्टेटमेंट जो आ रहे हैं उससे वैसे नहीं आनी चाहिए, बोले हमारी बिल्कुल, मेरा स्टेटमेंट भी नहीं, मेरा हैंडल भी नहीं है, और उसके ऊपर एफआईआर करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री जी के सामने वो बात रखी है, और गृह मंत्री जी ने भी उन्होंने कहा है अभी थोड़ी देर पहले। और इसीलिए जो लोग ऐसे मामलों में कुछ कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कि पूरे मामले में फेक ट्विटर ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया है। कुछ फेक ट्विटर्स सर्वोच्च नेताओं के नाम से जनरेट किए गए और इसको फैला दिए गए हैं, और ये मामला बहुत गंभीर इसलिए है कि इस प्रकार के ट्विटर से दोनों ओर की जनता की भावनाएं उद्वेलित होती हैं और घटनाएं जन्म लेती हैं। तो तय हुआ है कि जहां जहां भी इस प्रकार के फेक ट्विटर के मामले सामने आए हैं, वहां पर एफआईआर रजिस्टर की जाएगी, और जिन्होंने किया है उसको भी जनता के सामने एक्सपोज किया जाएगा। महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पर स्थित बेलगावी आदि इलाकों में मराठी भाषियों की संख्या काफी है। बेलगावी पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था। 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तभी से महाराष्ट्र की मांग रही कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आने वाले बेलगावी को महाराष्ट्र का हिस्सा होना चाहिए।